हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज हम यूपी पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे और ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। अभी हमें प्रैक्टिस सेट 50 तक चलना है, ठीक। तो आज की जो क्लास है वो जीएस से संबंधित है और जीएस में हम 38 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी कंटेंट आएगा वो आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन है, टेस्ला है, अर्ग है, वेबर है। तो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई होती है टेस्ला और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए बल का मात्रक क्या होता है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। अर्ग जो है अर्ग वो सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक। दूसरा प्रश्न है द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो द्रवों का घनत्व मापा जाता है एनीमोमीटर से। द्रवों का जो घनत्व मापा जाता है वो मापा जाता है पिक्नोमीटर से। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पिक्नोमीटर। एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु वेग। क्या मापा जाता है? वायु वेग मापा जाता है किससे? एनीमोमीटर से, ठीक। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है और पिक्नोमीटर से द्रव घनत्व मापा जाता है। द्रव घनत्व किससे मापा जाता है? पिक्नोमीटर से। और बेवामीटर से मिट्टी का जो यांत्रिक गुण है वो किससे मापा जाएगा? बेवामीटर से, ठीक। तो ये आपके चारों विकल्प के आंसर हो गए। तीसरा प्रश्न है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र, सी है बृहद्रथ और डी है पुष्यमित्र। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। और अगर पूछा जाए जैसे मौर्य वंश की जो ए, बी और सी, तो पहला शासक था जो मौर्य वंश का वो था चंद्रगुप्त, ठीक। दूसरा शासक था बिंदुसार और तीसरा शासक था अशोक। तीसरा शासक कौन था? अशोक था। ये ट्रिक है CBA, ठीक है। अगर पूछता है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है, बृहद्रथ, ठीक। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रिपिटक जो हैं वो किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, पारसी धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पांचवा प्रश्न है पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से है? राष्ट्रकूट वंश से, पाल वंश से, गंग वंश से या कलिंग वंश से। तो पुरुषोत्तम है जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण संबंध है गंग राजवंश से। किससे? गंग से है। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पुरी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंग देव द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अनंत वर्मन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है? अमोनिया को, क्लोरीन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या हाइड्रोजन को। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन को। किससे? क्लोरीन को। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक का अयस्क पूछ रहा है। स्फेलेराइट, बोरनाइट, स्फटिक या चोकोसाइट। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्फेलेराइट जो है वो किसका? जिंक का एक अयस्क होता है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आठवां प्रश्न है कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर किस राज्य में अवस्थित है? कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने। तो ये पूर्ण कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। और 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। एक ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। जो किसकी याद में था? तो शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इसने ये शुरू कराया था। कब? 1199 में। अब कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन हैं? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद या विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन के जो अग्रणी हैं वो हैं आपके विनोबा भावे। और 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 11वां प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? मास्टरदा चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन को क्या बोलते हैं? मास्टरदा।
ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर द। 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? क्या नाम है इनका? अरविंद पारिक। तबला से, सितार से, बांसुरी से या शहनाई से? तो ये जुड़े हुए हैं किससे? सितार से। और 12 का आंसर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम बताना है। गेंदा है, मेड बोल्ड है, आलू है या अदरक है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, आलू पुनरुत्पादक बीज पौधा है। कैसा है? पुनरुत्पादक बीज पौधा है। और 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस खालिस्तान में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? आंख का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? आइरिस पे, कॉर्निया पे, फेस पे या लेंस पे? तो वो निर्भर करता है आइरिस पे। ठीक, अगर पूछा जाता है कि जब कोई आई डोनेट करता है, आंख को दान करता है, तो उसमें कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक, और आंख का जो रंग होता है वो किस पर, रंग द्रव्य किस पर निर्भर करता है? आइरिस पे, आइरिस। 15वां प्रश्न है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु? तो उसे बोलते हैं युग्मनज। और 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। 16वां प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी सूचकांक के द्वारा, लोगों की संख्या के अनुपात में, विसमूहन सूचक या गरीबी रेखा से नीचे? तो लोगों का जो अनुपात है वो लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। और 16 का उत्तर हो जाएगा बी। कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफ़ी मूल स्थान कहाँ पे सबसे पहले मिली थी? इथियोपिया, ब्राज़ील, क्यूबा या इंडोनेशिया? तो कॉफ़ी का जो मूल स्थान है वो है इथियोपिया। और 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर पूछता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कॉफ़ी का कहवा भी बोलते हैं इसे, कहवा का उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी या कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति है जो किससे संबंधित है? कृषि से, मत्स्य पालन से, दूध से या ऊन से? नीली क्रांति आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कृषि से जो क्रांति संबंधित है उसे हम बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए? शांति के लिए। ये प्रश्न शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था, लेकिन ये कृषि क्षेत्र से तो सबने इनका उत्तर नहीं लगाया कि इन्हें तो मिल ही नहीं सकता है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, दूध के लिए कौन सी क्रांति थी? तो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कहेंगे, भूरी नहीं। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। और इसके जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, नीली क्रांति मछली से हो गई, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, और रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति। और श्वेत क्रांति आपकी हो गई दुग्ध से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, लोमांड झील, बुंदे झील या मोरार झील? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल। 20वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अफ्रीका में नहीं है। तो 20 का भी उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, इसकी एक ट्रिक भी है, गमछा झार मित्र पर। ठीक, गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, रा से हो जाएगा राजस्थान, मी से हो जाएगा मिजोरम, ती से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और पा से क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है।
22वां प्रश्न है टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी नदी, गंगा नदी, रामगंगा नदी या गोमती नदी? तो टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर। 22 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगर मैं पूछूं नागार्जुन बांध किस नदी पर है? नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन, नाग का संबंध किससे है? कृष्ण जी ने शेषनाग को, तो नागार्जुन किस में है? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक और था, वो बाद में बताऊंगा। चलिए, 23वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या जर्मनी में? तो एक जगह है नीदरलैंड में, द हेग। द हेग में है ये। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। और 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। 24वां प्रश्न है रियाल। रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की या मलेशिया की? तो जो रियाल है वो आपकी सऊदी अरब की मुद्रा है। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, रियाल अन्य देशों की भी मुद्रा है, जैसे ईरान की है, कतर की है, यमन की है, इनकी भी मुद्रा क्या है? रियाल है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। और 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी स्वीकृत की गई थी। हिंदी क्या है? राजभाषा है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 26वां प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या इंदिरा गांधी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की। और 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ग्लिप्सेज ऑफ बर्ड हिस्ट्री, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया एंड बर्ड, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये भी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। 27वां प्रश्न है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दूसरी में, चौथी में, तीसरी में या पहली में? तो ये हैं आपके पहली में। ठीक, इसकी भी एक ट्रिक है। पहली राज्य के बारे में है, राज्य और केंद्र के बारे में। राज्य बेत की शपथ सभा, ये याद रखना, राज्य बेत की शपथ सभा, इतना याद कर लोगे। जैसे राज्य वेतन की शपथ सभा, तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, दूसरी वेतन भत्ते के बारे में है, राज्य वेतन की शपथ, और तीसरी शपथ के बारे में है, और चौथी में राज्यसभा का जिक्र हुआ है, राज्यसभा के बारे में। तो ये 4 अनुसूचियों के, ये आपको ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरी वेतन भत्ते के बारे में, तीसरी शपथ के बारे में, चौथी राज्यसभा के बारे में है। टोटल जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूची हैं? 12। 28वां प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितने बार? एक बार। कब हुआ है? 1976 में एक बार संशोधन हुआ है, और उसमें भी SPA जोड़े गए थे। SPA जोड़े गए थे। S से हो जाएगा आपका समाजवादी, P से हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, और A से हो जाएगा अखंडता। ये शब्द आपके किस में जोड़े गए थे? उद्देशिका में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। एक बार यही संशोधन हुआ है। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो कितनी बार उद्देशिका में संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक, अगर पूछ ले कि वित्त आपातकाल भारत में कितने बार लगा है, तो वित्त आपातकाल आज तक नहीं लगा। और वित्त आपातकाल किस में आता है? अनुच्छेद 360 में आता है। किस में आता है वित्तीय आपातकाल? अनुच्छेद 360 में आता है। 29वां प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलकर, हुकुम सिंह, बलिराम भगत या अनंत संयम अयंगार? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलकर, और इनका कार्यकाल था 1952 से लेके 1956 तक। 1952 से लेके 1956 तक ये रहे थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 30वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो चरकुला जो है एक नृत्य है, और ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। किसका? ब्रज क्षेत्र का। ये पिछली क्लास में बताया भी था मैंने, चरकुला। ठीक है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा डी। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है? चरकुला है, चरकुला। 31वां प्रश्न है वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो में है किस जगह? वाल्मीकि का आश्रम किस जगह है? बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में? तो वो है बिठूर में। और 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए।
32वां प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने, हरिश्चंद्र ने, राणोजी सिंधिया ने या मोरोपंत पिंगल ने? तो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 33वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री राम नरेश यादव, श्री चंद्र भानुगुप्त या डॉक्टर संपूर्णानंद? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोनों के नाम याद रखने। श्रीमती स्वतंत्रता के जस्ट बाद पहले प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। वर्तमान में 2017 से 19 मार्च 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं। 34वां प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं इनका जो नियंत्रण प्राधिकारी होता है वो होता है गृह मंत्रालय। IAS, IPS और IFS ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 312 में है। किसमें है? अनुच्छेद 312 में इनका उल्लेख है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो सबसे जो पुराना है वो है आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। ठीक है। किस नाम से जाना जाता था इसे? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1887 को। कब हुई थी? 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। 3 प्रश्न ये आपके करंट के हैं जो कि डेड करंट है। दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी की थी? तो विश्व बैंक ने जारी की थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रवासन और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक बताएंगे आप। ठीक। 37 है, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है? तो वो तमिलनाडु। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 38वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है केरल। 38 का हो जाएगा ए। ये आपके प्रैक्टिस सेट कितने? 8 कंप्लीट हो गए हैं। 8 हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है। और ऐसे ही हमें जाना है जब तक 20 अगस्त आएगी तो 20 अगस्त तक हमें 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं। ठीक। क्योंकि 23 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 23 अगस्त से। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 9 के साथ में। ठीक। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।